हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे। विजन PT 365 मैगजीन हिंदी में भी आ चुकी है। इसकी जो पहली बुकलेट आई है वो पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें जिसमें अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक की न्यूज़ कवर है। तो बाकी मैगजीन ऐसे आती रहेंगी। और इसकी जो सेकंड मैगजीन जो अपडेटेड वाली आएगी, पहली अपडेटेड मैगजीन, वो दिसंबर जनवरी फरवरी वो दिसंबर जनवरी फरवरी को मिला के दिसंबर जनवरी फरवरी और फरवरी तक के, फरवरी या मार्च तक भी हो सकता है, मिला करके ये मार्च के एंड में या फिर अप्रैल की स्टार्टिंग में आएगी। और फिर लास्ट की जो मैगजीन आएगी वो 10 मई के अराउंड आएगी। ठीक है। तो अभी जो मैगजीन आई है इसको हम कोशिश करेंगे कि फरवरी के इसको हम कोशिश करेंगे कि फरवरी के एंड तक कवर कर लें अच्छे से। देखिए, मैगज़ीन को कवर करना ये मतलब सिर्फ़ पढ़ करके, रीडिंग करके और जल्दी से कवर कर लेना ये बहादुरी बात नहीं है। इसको मतलब ये PT 365 का फ़ायदा हमें तभी मिल सकता है जब हम इसकी एक-एक पॉइंट को ठीक से हम एक-एक पॉइंट को ठीक से जिएँ अच्छे से, है ना? सिर्फ़ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, इसको जीना पड़ेगा। क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपके 2-3 टॉपिक कवर रहते हैं, ठीक है? जैसे आपने 2018 में जो क्वेश्चन आया था एशियाई शेर वाला, तो एशियाई शेर भी उसमें था, ठीक है? उस वक़्त जो खबर थी वो कैनन डिस्पेंसर वायरस खबर में थी, ठीक है? जो कि एशियाई शेर में हुआ था। और लेकिन उसमें न्यूज़ जो मतलब क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एशियाई शेर भी खड़ा है, और 2 कुकुड़ वाले ऊँट और एक एक सींग वाला गैड़ा भी मिला करके, ये तीनों मिला करके कुछ बना हुआ था। तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट तभी कर सकते हैं, हमारे माइंड में तभी क्वेश्चन हिट करेगा, मतलब जो हमने पढ़ा है वो हिट तभी करेगा जब हमने मैगज़ीन को अच्छे से जिया है, ठीक है? तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें देखिए, हमारा जो मैगज़ीन डिस्कस करने का जो प्रारूप होगा वो इस तरीके से रहेगा कि हमारा कोशिश रहेगी कि इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में हम एक-एक टॉपिक को, पहले तो जो भी सब टॉपिक्स हैं उनमें से डेली करीब 4-4 करीब हम कोशिश करेंगे शुरुआत में 4-4 टॉपिक को लेकर चलेंगे। 4-4 टॉपिक मतलब न्यूज़ 4-4 न्यूज़ लेकर चलेंगे और उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पीवाईपी में कैसे लिंक कर सकते हैं हम उसको, है ना? यूपीएससी और फिर यूपी पीसीएस में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कुछ टॉपिक से, इन बातों का ध्यान रखेंगे। और हमने इस सीरीज़ में पीवाईपी भी लिया है, जो भी पीवाईपी आए हुए हैं, जिससे मतलब जिस टॉपिक से टॉपिक वाइज जो भी पीवाईपी आए हैं उसको भी साथ में लिया है, टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीवाईपी है वो भी कर लिया है साथ में। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगर इस मैगज़ीन से क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो आपकी एक भी क्वेश्चन ना छूटें, क्योंकि देखिए 100 क्वेश्चन में से हमें 100 नहीं करने हैं। कुल मिलाकर के अगर हमारे 70 टू 75 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, हमारा टारगेट इतना होना चाहिए कम से कम 70 टू 75 क्वेश्चन सही करने का, ठीक है? तो क्योंकि अगर 65 से ऊपर हमारे क्वेश्चन सही होते हैं तो बाकी सब हम गलत कर देते हैं, तो भी हम प्रीलिम्स पास कर लेंगे। तो ऐसा करने के लिए क्या होगा कि जैसे करंट अफ़ेयर्स, ऐसा नहीं है कि आप अगर मान लीजिए 12-15 क्वेश्चन आते हैं करंट अफ़ेयर्स के, तो आप कोशिश, अगर मान लीजिए इस मैगज़ीन को अच्छे से कवर किए हैं, तो 7 मतलब 8 से 9 क्वेश्चन आपके आराम से यहाँ से कवर हो जाएँगे। क्योंकि सिर्फ़ ये इसमें एनवायरनमेंट ही नहीं है, बाकी और भी टॉपिक जैसे बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे आईआर है, संस्कृति है ना? मतलब कल्चर जिसको बोलते हैं, और उसके बाद इकोनॉमिक्स है ना? यहाँ इन और उसके बाद एनवायरनमेंट, ये 4 पोर्शन से मिला करके
कुल मिला कर के 8-9 मतलब 10 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इससे, मतलब सिर्फ PT 365 से, ठीक है। बाकी बाकी अगर आपने पीछे आपने स्टैटिक पोर्शन अगर आपने कवर किया है सही से, है ना, बाकी अगर स्टैटिक पोर्शन स्टैटिक में आपने सही से कवर किया है तो उसमें उसमें से आप अगर 50 प्लस क्वेश्चन उसमें से कर लेते हैं तो कुल मिला करके आपके मतलब 65 के ऊपर क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे डिस्कशन में कैसे हम डिस्कस करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे। देखिए जो पर्यावरण है, पर्यावरण में इसमें कुल मिला के 4 पोर्शन है, कुल 4 टॉपिक कवर है, 4 टॉपिक, जिसमें से पहली चीज़ है, जो पहला है वो जैव विविधता से संबंधित है, ठीक है। पहला जो टॉपिक है वो जैव विविधता है, ठीक है। उसके बाद जैव विविधता, फिर उसके बाद जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, और फिर जलवायु परिवर्तन के बाद जो तीसरी चीज़ है वो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है, और जो चौथी टॉपिक है वो हमारा सतत विकास से संबंधित है। तो उसके बाद जो टॉपिक हैं वो आपदा प्रबंधन से है, आपदा प्रबंधन, ठीक है, आपदा प्रबंधन, और फिर आगे भूगोल से रिलेटेड है। तो इन्वायरमेंट जो मेनली है वो 4 टॉपिक है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से। जो हमारा पहला टॉपिक है उससे शुरुआत करते हैं। पहली जो टॉपिक है वो जैव विविधता से संबंधित है। जैव विविधता में जो पहला सब टॉपिक है वो है वन्य जीव और संरक्षण। तो इसमें से हम आज 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो 4 खबरें न्यूज़ में हैं। वो पहला है IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस, दूसरी यूनेस्को का विश्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, और जैविक फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972, और फिर जैविक विविधता, जैविक संसाधनों और उनसे संबंधित ज्ञान तक पहुँच तथा लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण विनियम 2025, ठीक है। देखिए ऐसे अगर हम 4-4 टॉपिक डेली डिस्कस करेंगे उसको अच्छे से समझ करके, आप क्या करिए, अगर मान लीजिए आपके पास मैगज़ीन है, मैगज़ीन का PDF निकलवा लीजिए या मैगज़ीन कहीं से मार्केट से ले लीजिए, और उसमें जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको हाईलाइट करते चलिए, क्योंकि मैंने सिर्फ न मैगज़ीन को मैं न सिर्फ मैगज़ीन को पढ़ूंगा बल्कि उसमें जो चीज़ें कवर करना है मैंने कुछ चीज़ें कवर भी किया है, जो भी उसमें अपडेट करने की ज़रूरत है अपडेट करने की है, और PYP को भी लिंक किया है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे हमने पूरा मतलब इसमें PYP जो चीज़ें अपडेट करनी है इसमें मैप के साथ, और फिर देखिए जो भी चीज़ें न्यूज़ में है उनको फिर मैंने अपनी तरफ से अपडेट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से इसको सुनते रहिए और अपनी मैगज़ीन में खुद आप हाईलाइट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, और उसको बार बार पढ़िए जितनी बार हो सके। मैंने इसमें एक एक चीज़ों को ठीक से कवर किया है कि ताकि UPSC से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप उसको आसानी से हिट कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट में हमने PYP भी लिया है ना, जो PYP आए हुए हैं और उन चीज़ों को भी कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली खबर है वो पहली खबर है हमारा वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव और संरक्षण से संबंधित है। पहली जो टॉपिक है मतलब इसमें न्यूज़ कवर हुई है वो है IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस। IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस जो कि प्रत्येक 4 वर्ष में होता है, ठीक है। इसकी मेज़बानी किसी भी सदस्य देश द्वारा की जाती है। ये जो 2025 की विश्व संरक्षण कांग्रेस हुई ये अबू धाबी में हुई है। अबू धाबी इसकी जो कि संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी है, यहाँ पे हुई है, ठीक है। आप न्यूज़ में देख सकते हैं, आप मैप में देख सकते हैं अपने एटलस में उठा के, तो आप देखेंगे कि ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उसी से संबंधित है, ये UAE है ना, UAE यहाँ पे है, UAE।
यूएई की राजधानी ये है, उसके बगल में ओमान है, और फिर ये बहरीन, कतर, और फिर सऊदी अरबिया है, इधर यमन है, ठीक है, कुवैत है, ये सभी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? अबू धाबी में आयोजित की गई थी। और उसके बाद यूपीएससी में क्या पूछा जा सकता है इस टॉपिक से? देखिए, यूपीएससी में क्वेश्चन इसमें से बन सकते क्या है कि या तो आपको बन सकता है कि विश्व संरक्षण कांग्रेस से संबंधित हो सकता है, या इसके जो प्रस्ताव हैं इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक मतलब बातें इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि यूपीएससी में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहले तो मैप में हमने देख लिया, ठीक है। अब देखिए, इस जो विश्व संरक्षण कांग्रेस सभा थी, आयोजित हुई थी, इसमें क्या प्रस्ताव रखे गए थे? इसमें से जो पहला प्रस्ताव है, प्रमुख प्रस्ताव कौन-कौन से हैं? पहला जो प्रस्ताव है, 2045 की राह पर प्रकृति के लिए एकजुट हों, ठीक है? ये 20 वर्षीय रणनीतिक विज़न को अपनाया गया है। अब यूपीएससी में क्या कर सकता है, ये डायरेक्टली आपको पूछ सकता है कि मतलब 20 वर्ष जैसे 2045 की राह पर प्रकृति के लिए एकजुट हो, 20 वर्षीय रणनीति, ये किससे रणनीतिक विजन किससे संबंधित है? ये डायरेक्टली पूछा सकता है कि वो ऑप्शन दे सकता है कि आईसीएन से संबंधित है, या फिर आपको प्रदूषण से संबंधित है, ऐसे तमाम चीज़ें मतलब आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना और स्टेट पीसीएस में क्या पूछा जा सकता है, ये पूछ सकता है कि आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस ने 20 वर्षीय रणनीतिक विज़न अपनाया है, जो कि कब तक मतलब कब तक के लिए है ये, मतलब तब ये पूछा ऑप्शन दे सकता है 2045 तक, 2030 तक, है ना? ऐसे करके दे सकता है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि यूपीएससी में कि 20 वर्षीय रणनीतिक विज़न जो कि आईसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस ने अपनाया है, वो 2045 की राह पर प्रकृति के लिए एकजुट हो। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। दूसरी जो पॉइंट है वो अबू धाबी कॉल टू एक्शन। डायरेक्टली आपको पूछा सकता है कि अबू धाबी कॉल टू एक्शन हाल ही खबरों में रहा है, किससे संबंधित है? तो आईसीएन से संबंधित है, आईसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस से संबंधित है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। ये 2 पॉइंट अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, तो ये 2 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए खासकर, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आगे है पॉइंट दिए गए, इसमें ये लिखा गया है ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से नहीं क्वेश्चन बनेंगे। अब इसमें नए सदस्य जो बने हैं, 100 से अधिक नए सदस्य शामिल किए गए हैं। इसमें से 6 नए देश, जैसे आर्मेनिया आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, ये आर्मेनिया है, ताजिकिस्तान, मार्शल द्वीप, गैबन और तुवालू और जिम्बाब्वे हैं। ये सब क्वेश्चन में नहीं बन सकते इसमें। जीवाश्म ईंधन को न्यायोचित देखिए, इसमें जो एक खबर और है, जीवाश्म ईंधन को न्यायोचित तरीके से न्यायोचित और चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के समर्थन करें, पहली बार अपनाया गया, मतलब जीवाश्म ईंधन को न्यायोचित रूप से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का समर्थन करने वाला पहली बार ये प्रस्ताव अपनाया गया है इसमें, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए उसमें बोलेगा कि जो विश्व संरक्षण कांग्रेस है, इसमें जो कौन-कौन से प्रस्ताव अपनाए गए हैं, तो तब जाके उसमें ये बिंदु दिया जा सकता है, ठीक है। वन्य जीवों को जलवायु सहयोगी के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। और फिर उसके बाद तथा उन्हें जलवायु संवेदनशीलता के लिए प्रकृति आधारित समाधानों के अभिकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर जैव विविधता संरक्षण में स्वदेशी समुदायों की भूमिका को, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें स्वदेशी समुदाय की भूमिका को मान्यता देने वाला प्रथम विश्व स्वदेशी जन प्रकृति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। ये मतलब ये सारे पॉइंट्स थे। तो कौन-कौन से पॉइंट मतलब प्रस्ताव पारित किए गए? इसमें 2045 की राह पर प्रगति के लिए एकजुट हों, ये 20 वर्षीय रणनीतिक विज़न को अपनाया गया। दूसरा, अबू धाबी कॉल टू एक्शन। तीसरी चीज़ क्या है कि इसमें नए देश जो शामिल किए गए हैं, आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल द्वीप, गैबन और तुवालू, जिम्बाब्वे। और फिर उसके बाद चौथी पॉइंट जो है, जीवाश्म ईंधन को न्यायोचित रूप से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का समर्थन करने वाला प्रस्ताव पहली बार अपनाया गया। फिर वन्य जीवों को जलवायु सहयोगी के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। और फिर स्वदेशी जो समुदाय हैं, उनकी भूमिका को प्रदान करने वाला हेतु प्रथम विश्व स्वदेशी जन एवं प्रकृति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और आगे जो
अब मतलब इतनी बातें इसमें संबंधित थी। अब इसमें आईसीएन के बारे में दिया गया है कि आईसीएन आईसीएन से संबंधित है। ये क्वेश्चन तो अब नहीं पूछा जाता, पहले पूछा गया था 2015 के आसपास। तो आईसीएन के बारे में क्या हमें जानने की ये ज़रूरी है कि पहले तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में है, ठीक है? ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड यूरोपियन कंट्री है, ठीक है? और दूसरी चीज़ जो है इसकी स्थापना 1948 में हुई है और ये विश्व का एक सबसे बड़ा और विविध पर्यावरण नेटवर्क है ना? मतलब सबसे मतलब पर्यावरणीय नेटवर्क में सबसे बड़ा यही आईसीएन है, ठीक है? इसमें 400 से मतलब 1400 प्लस सदस्य हैं। इसमें देश भी होते हैं, एनजीओज भी होते हैं और शोध संस्थान होते हैं। ये सभी मिलाकर के होते हैं इसमें और भारत भी इसका एक सदस्य है। शासन व्यवस्था इसकी क्या होती है कि आईसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की सदस्य सभा, ठीक है? ये आईसीएन वर्ल्ड कांग्रेस की सदस्य सभा यही सर्वोच्च शासी निकाय है इसकी, ठीक है? और ये जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की जो बैठक होती है ये प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? ये पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस आई तो ये तो बनना ही तय है कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है और मेज़बानी सदस्य देश द्वारा की जाती है, ठीक है? और आईसीएन की जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के सत्रों के बीच मुख्य शासी निकाय के रूप में कार्य करती है आईसीएन परिषद। और इसका उद्देश्य जो आईसीएन की है ये प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्रीय परियोजनाएं संचालित करना। रिपोर्ट्स क्या जारी करती है ये आईसीएन? संरक्षित क्षेत्रों पर आईसीएन रिपोर्ट, ठीक है? और फिर उसके बाद ये आईसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक की इसकी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है? अब देखिए कि जो संबंधित सुर्खियाँ हैं उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण सुर्खी है जिसको आप मेंस में यूपीएससी मेंस में आराम मतलब इसको चाहे जहाँ कोट कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए ये क्या है क्या न्यूज़ है? भारत का भारत का राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप और विजन भारत का राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप विजन 2025 से 30 इसको हम कहीं पे भी मतलब अगर हमारे पास न सिर्फ इन्वायरमेंट है बल्कि हम पॉलिटी में या फिर निबंध में भी कहीं पे भी इसकी चर्चा कर सकते हैं मेंस में, ठीक है? भारत का अपना राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप और विजन 2025 से 30 ये अपनाया गया। तो ये क्या है कि जैसे आपकी आईसीएन रेड लिस्ट जारी करता है अपनी, तो उसी तरीके से भारत उसी तर्ज पर भारत क्या करेगा प्रत्येक 5 वर्ष में एक रिपोर्ट मतलब रेड लिस्ट का रिपोर्ट जारी करेगा अपनी, ठीक है? ये क्या है कि भारत ने जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने के लिए नेशनल 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 रेड लिस्ट रोड मैप जारी किया है प्रस्तुत किया है। इसका विज़न क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका विज़न क्या है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित और सहभागितापूर्ण रेड लिस्ट प्रणाली स्थापित की जाएगी और यह प्रणाली भारत के विविध पारिस्थितिक तंत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों और जीव जंतुओं के वास्तविक संरक्षण की स्थिति को दर्शाएगी। मतलब और ये परियोजना कितने वर्षों की है? 5 वर्ष की है। और कब तक इसको रिपोर्ट जारी की जाएगी? 2030 में रिपोर्ट जारी की जाएगी। ये पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप कब तक के विजन कब से कब तक का अपनाया गया? 2025 से 30 कितने वर्षों का है? 5 वर्षों का है। और कब रिपोर्ट जारी की जाएगी? 2030 में। लक्ष्य क्या है? 2030 तक इसकी राष्ट्रीय रेड डाटा बुक प्रकाशित करना। और नोडल एजेंसी कौन सी है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और किसके द्वारा तैयार किया जाएगा ये? जेडएसआई, बीएसआई और आईसीएन भारत और सेंटर ऑफ स्पीसीज सर्वाइवल सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल, ठीक है? अब देखिए जेडएसआई के जो स्थापना 1 जुलाई 1916 में हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज और इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता में है। और बीएसआई क्या है? ये 13 फरवरी 1890 में इसकी स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले कौन की गई थी? बीएसआई बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस सबसे पहले स्थापना की गई थी बीएसआई की, ठीक है? इसका भी मुख्यालय कलकत्ता में है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपडेट करके दिया, आपको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसको अपने मैगज़ीन में अपडेट कर लीजिएगा। अब देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय समन्वय, ये परियोजना इस परियोजना का क्या मतलब है?
जैव विविधता CBD और कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुरूप है। ये 2023 में आया था। ठीक है। सुर्खियों में IUCN से संबंधित कुछ उपकरण हैं, कौन कौन से हैं वो क्यों चर्चा में। देखिए, पहली चीज़ है कि पहली जो सुर्खी है वो IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची है। ये IUCN की जो रेड लिस्ट थी, ये कब स्थापित की गई थी? 1964 में स्थापित की गई थी। कुल 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जो अभी आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी श्रेणी है। और ये जो है IUCN की रेड लिस्ट जो है प्रतिवर्ष कम से कम 2 बार अपडेट की जाती है। ठीक है। जो हमारे यहाँ अभी जो जारी की जाएगी ये कब 5 वर्ष में रिपोर्ट जारी की जाएगी, लेकिन ये जो IUCN रेड लिस्ट जारी करती है कम से कम 2 बार अध्ययन करती है 1 वर्ष में। ठीक है। अब इसमें हाल ही में लाल सूची में क्या-क्या अद्यतन किया गया है? वैश्विक आर्कटिक सील की 3 प्रजातियाँ विलुप्त होने के करीब पहुँच गई हैं। ठीक है। आर्कटिक सील की 3 प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर पहुँच चुकी हैं। और इसमें क्या है कि हरा समुद्री कछुआ एक ईस्टर्न प्रजाति है। और इस हरा समुद्री कछुआ जो है इसके संरक्षण संबंधी निरंतर प्रयासों के कारण ये एंडेंजर्ड से लीस्ट कंसर्न में पहुंच गया। मतलब ये पहले एंडेंजर्ड था, खतरे में था ज़्यादा, अब आजकल ये लीस्ट कंसर्न में पहुंच गया है। ठीक है। ये हरा समुद्री कछुआ। ठीक है। अब ये कहाँ पाया जाता है? ये पूरे विश्व में पाया जाता है, हर जगह जो तटीय क्षेत्रों में रहता है। और इसको पूरी प्रशांत महासागर में इसको काले कछुए भी कहते हैं। और ये जो है ये जो हरा समुद्री कछुआ है ये करीब वयस्क मतलब इसकी लंबाई जो होती है करीब 80 से 120 सेंटीमीटर तक लंबाई होती है इसकी। और 300 किलोग्राम इसका भार होता है। और इसके अंडे का भार 40 से 50 ग्राम का होता है। और ये जो यौन परिपक्वता अवस्था होती है वो 20 से 40 वर्ष में होती है। ठीक है। और यूरोपीय खोजकर इसका पहले क्या करते थे ना, जो हरा समुद्री कछुआ है ये यूरोपीय खोजकर्ता जो है, यूरोपीय खोजकर्ता इसको एक तरह से डायरेक्शन की तरह यूज करते थे, क्योंकि बहुत सारे कछुए जो सांस लेते थे ना तो उससे उनके मार्ग का पता चलता था। ठीक है। और फिर और ये जो कछुआ है ये हरा समुद्री कछुआ, ये सभी कछुओं की जो प्रजातियाँ हैं उसमें सबसे ये कठोर खोल इसी की पाई जाती है। ठीक है। और इसका जीवन काल जो है तो ये करीब 90 वर्ष का है। ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि इसका हरा समुद्री कछुआ के बारे में जीवन काल 90 वर्ष होता है। और ये जो है कि मतलब ये शाकाहारी हरा समुद्री कछुए जो होते हैं शाकाहारी होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों बता रहे हो। अभी देखिए आप जितने भी क्वेश्चंस मतलब UPSC PYP में आए हुए हैं आपको मैं दिखाता हूँ कि जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, जो भी मतलब प्रजातियाँ न्यूज़ में हैं उनकी उनकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसे अम, अम, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे ये भारतीय हाथियों के बारे में है ना, हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। अब ये अब इसी तरीके से वो जो हरा समुद्री कछुआ है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है ना, कितनी माह बाद वो मतलब गर्भवती कब होती है, कितनी वो उनकी आयु होती है। ठीक है। ये सब चीज़ें उसमें भी पूछी जा सकती है। जैसे हाथियों के बारे में पूछा गया था, हाथी चर्चा में था। ये करीब 2022 इसका न्यूज है, मतलब क्वेश्चन आया UPSC का। देखिए हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। ठीक है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह की होती है। सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक के बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। ये राज्य में हाथियों की सर्वाधिक जीवन संख्या केरल में है। तो अब अब इसमें से मतलब हाथी चर्चा में है तो हाथी के बारे में देखिए क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। उसी तरीके से वो कछुआ भी चर्चा में है तो हो सकता है उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है। अब तो आइए फिर देखते हैं इस पर। ठीक है। तो और मतलब ये वैश्विक स्तर पर क्या किया गया था कि आर्कटिक सील की जो 3 प्रजातियाँ हैं वो विलुप्त होने के कगार पर पहुँची हैं, ये अपडेट किया गया। और हरा समुद्री कछुआ को
इंडेंजर कैटेगरी से लिस्ट कैटेगरी में शामिल किया गया। ठीक है। और भारत में क्या किया गया, भारत में कुल 12 भारतीय पक्षी प्रजातियों की संरक्षित स्थिति में बदलाव किया गया। वहीं 4 प्रजातियों को अधिक संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया। जिन 4 प्रजातियों को अधिक संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया उनमें से कौन सी है, इंडियन कर्सर जो कि मेन लैंड में, भारतीय मेन लैंड में पाई जाती है, जो साउथ एशिया के रीजन है। और जैसे गंगा सिंधु के जो मैदान है ना, वो गंगा नदी की घाटी है और सिंधु घाटी, वहाँ पे पाए जाते हैं ये चिड़िया है। ठीक है। इंडियन रोलर जो है कि देखिए मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पश्चिम एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। यह पक्षी मुख्य रूप से प्रजनन के मौसम में नर की हवाई कलाबाजी के लिए जाना जाता है। इसको देखिए, रोलर नाम भी है इसका, इंडियन रोलर, है ना। यही पूछा जाता है कि पक्षी प्रजनन के मौसम में नर की हवाई कलाबाजी के लिए जाना जाता है। ठीक है। यह एक मतलब सड़क के किनारे पेड़ों पर या तारों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। आमतौर पर खुले घास मैदान में, झाड़ियों के जंगलों में पाए जाते हैं। भारतीय रोलर नीलकंठ का गर्दन, ठीक है, भूरा होता है। मतलब ये देखिए, इंडियन रोलर जो होता है ना, इसका मतलब है, नाम तो इसका हिंदी में नीलकंठ भी होता है, लेकिन ये भूरे रंग का होता है। ठीक है, भूरे रंग का होता है। मतलब जो भारत की प्रजाति है, भारतीय रोलर, उसका गर्दन भूरे रंग का होता है, जबकि यूरोपी जो होता है उसका नीला होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है रूफ्ड टेल्ड लार्क, है ना। ये सेंट्रल एशिया में पाई जाने वाली सॉन्ग बर्ड है। ठीक है। रूफ्ड टेल्ड लार्क, ये नियर क्षेत्र मतलब इनको, जो इंडियन कॉर्सर है, इंडियन रोलर है और रूफ्ड टेल लार्क, इनको नियर थ्रेटेंड सूची में शामिल किया गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन यूपीएससी में कैसे बन सकते हैं इस टॉपिक से। आपको पूछा सकता है कि निम्न में से नीचे दिए गए प्रजातियों निम्न में से कौन सा पक्षी है। ठीक है, कौन से पक्षी से संबंधित है। ठीक है, या इनमें से कोई नाम दे सकता है, पूछेगा किससे संबंधित है, पक्षी है या फिर सरीसृप है या फिर जीव है, जंतु है, ऐसे करके पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसमें जितने हैं, इंडियन कॉर्सर है, इंडियन रोलर है, रूब्ड टेल लार्क है, ये नियर थ्रेटेंड सूची में शामिल किए गए हैं। और ये सभी देखिए लॉन्ग बिल्ड ग्रॉस हॉपर वार्बल हैं, ये सभी मतलब अच्छा, ये लॉन्ग बिल्ड ग्रॉस हॉपर वार्बलर को एंडेंजर्ड सूची में शामिल किया गया है। ये ये भी ये भी एक चिड़िया है। ठीक है। तो इतना जानते रहिए आप। और उसके बाद अन्य क्या अपडेट किया गया है, सिंथेटिक बायोलॉजी और प्रकृति संरक्षण पर प्रथम नीति को अपनाया गया। ठीक है। पारिस्थितिकी संहार, इकोसाइड, ये डायरेक्टली पूछा सकता है कि इकोसाइड का क्या तात्पर्य है। ठीक है। इकोसाइड का मतलब क्या होता है, पर्यावरण को जानबूझकर क्षति पहुंचाने को अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दी गई है, जो कि आईसीसी के अंतर्गत अपनाया गया है, आएगा। ठीक है। और उसके बाद देखिए जो आईसीएन की लाल सूची है, उसमें 9 श्रेणियाँ हैं, उनके बारे में दिया गया है इसमें। पहली जो एक्सटिंक्ट होता है, एक्सटिंक्ट का मतलब उसकी ना तो कृत्रिम रूप से और ना ही प्राकृतिक रूप से किसी भी तरीके से अब कोई भी उसकी प्रजातियां नहीं हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। और उसके बाद ये जो है एक्सटिंक्टेड इन द वाइल्ड, दूसरी चीज़ है। एक्सटिंक्टेड इन द वाइल्ड का मतलब क्या है कि वो प्राकृतिक रूप से तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उसको कृत्रिम रूप से संरक्षित किया गया है। मतलब कुछ कुछ उसके मतलब कुछ प्रजातियाँ बची हुई हैं अभी, लेकिन उसको मतलब दूर प्राकृतिक रूप से नहीं, उसको कृत्रिम रूप से कहीं संरक्षित किया गया है। अब उसके बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है कि वो गंभीर रूप से बहुत ज़्यादा खतरे में है। और उसके बाद फिर एंडेंजर्ड का मतलब फिर उससे कम खतरे में है, फिर उसके वल्नरेबल का मतलब उससे थोड़ा सा कम खतरे में है। ठीक है। नियर थ्रेटेंड का मतलब क्या होता है कि ये खतरे के करीब है। ठीक है, अभी ये इन पे ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन खतरे की संभावना है। और संकट मुक्त क्या है, लीस्ट कंसर्न का मतलब इनके ऊपर कोई संकट नहीं आने वाला है। डेटा डिफिशिएंट मतलब इनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। और नियर थ्रेटे इन ये इवेल्यूटेड मतलब नॉट इवेल्यूटेड मतलब इनको इनके आंकड़े अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो ये रेड डाटा सूची में शामिल 9 श्रेणियाँ हैं। आजकल देखिए कि ग्रीन, ये आईसीएन की ग्रीन स्टेटस स्पीसीज भी जारी की जाती है। ठीक है, ये कब से शुरू किया गया था, आईसीएन की ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज, ये
2012 से शुरू किया गया था। विश्व संरक्षण कांग्रेस में अपनाया प्रस्तुत किया गया था और फिर 2021 में 2021 में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है। अब ये आईसीएन की जो लाल सूची है उसी का एक वैकल्पिक हिस्सा बन गया है और प्रजातियों, पारिस्थितिक तंत्रों और संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण की सफलता का मापन करता है। ये लाल सूची की एक पूरक है और होने के जोखिम केंद्रित करता है और इसमें 8 श्रेणियाँ हैं। इसी स्टेटस में ग्रीन स्टेटस में कितनी है? 8 श्रेणियाँ हैं। उसमें क्या था? लाल में, रेड लिस्ट में 9 श्रेणियाँ थी। ठीक है। ये कौन कौन सी है? एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ये क्रिटिकली डिप्लीटेड, ध्यान रखिएगा यहाँ क्रिटिकली इंडेंजर नहीं, क्रिटिकली डिप्लीटेड है। लार्जली डिप्लीटेड और फिर मॉडरेट डिप्लीटेड और स्लाइटली डिप्लीटेड। ठीक है। डिप्लीटेड यहाँ यूज़ किया गया है। ठीक है। और फिर उसके बाद फुली रिकवर्ड, फिर नॉन डिप्लीटेड तथा इनडिटर्मिनेट। और आईसीएन लाल सूची में 100 से अधिक प्रजातियों को आईसीएन के ग्रीन स्टेटस का दर्जा दिया गया है। ठीक है। जो आईसीएन की रेड लिस्ट है उसमें से 100 से अधिक जो प्रजातियां हैं उनको आईसीएन की ग्रीन स्टेटस का दर्जा दिया गया है। ग्रीन स्कोर 0 से 100 तक होता है और यह दर्शाता है कि कोई प्रजाति पूरी रिकवर या पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्त होने के कितने निकट है। ठीक है। ग्रीन स्कोर ये दिखाता है। कोई प्रजाति फुली रिकवर्ड या पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्त हो जाती है यदि वह अपने ऐतिहासिक पर्यावरण के सभी भागों में मौजूद हो। ठीक है। जहाँ पे वह पहले रहती थी वहाँ पे वो मौजूद हो। मानव प्रभाव के कारण नष्ट हुए क्षेत्र सहित, मतलब कुछ क्षेत्र नष्ट हो चुके थे मानव प्रभाव के, लेकिन फिर भी वो रिकवर कर दिए गए हैं और वह अपनी पूरी पर्यावरण से व्यवहार्य आबादी में मौजूद है। विलुप्त होने का खतरा नहीं है। वह अपने पर्यावरण के सभी भागों में पारिस्थितिकी कार्य को संपन्न करती है आदि। अब देखिए जो नेक्स्ट न्यूज है वो है केंटन आर मिलर पुरस्कार। केंटन आर मिलर पुरस्कार, ये न्यूज यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। केंटन आर मिलर पुरस्कार, ये काजीरंगा के निदेशक हैं। उनको राष्ट्रीय उद्यानों के नवाचार के लिए आईसीएन के केंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है। वो कौन है काजीरंगा के निदेशक? ये सोनाली घोष है। ध्यान रखिएगा यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोनाली घोष है। सोनाली घोष, एक मिनट, सोनाली घोष है। और देखिए, और ये पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो केंटन आर मिले पुरस्कार दिया जाता है वो प्रत्येक कितने वर्षों में दिया जाता है? 2 वर्षों में। और 2 वर्षों में एक बार किसके द्वारा, कौन देता है इसको? आईसीएन डब्ल्यूसीपीए द्वारा प्रदान किया जाता है। आईसीएन डब्ल्यूसीपीए, विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब शुरू की गई थी? 2006। नेक्स्ट जो न्यूज है वो आईसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन। इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। 1949 को हुई थी। यह विश्व के लगभग प्रत्येक देश से जुड़े 10,500 से अधिक स्वैच्छिक विशेषज्ञों का विज्ञान आधारित नेटवर्क है और भारत के प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ विवेक मेनन को 2025 से 29 के लिए आईसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये भी इम्पोर्टेंट जो पर्सन न्यूज में है, यूपीपी किसमें पूछे जा सकते हैं या वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आईसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ये 2025 से 29 तक के लिए ये भी पूछा जा सकता है। इसे विवेक मेमन को। ठीक है। ये भारत के हैं। भूमिका क्या है? ये आईसीएन का जैव विविधता संरक्षण प्रजातियों के प्राकृतिक महत्व
और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य व प्रकार प्रणाली में उनकी भूमिका से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। फिर आईसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर रिपोर्ट। आईसीएन विश्व धरोहर आउटलुक फॉर की रिपोर्ट जारी की है। यह प्राकृतिक और मिश्रित विरासत स्थलों की स्थिति, संरक्षण स्थिति का आकलन करती है। ठीक है, रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है? सकारात्मक और संरक्षण आउटलुक, स्थलों की प्रतिशत पहली बार काफ़ी कम हो गया है। कंजर्वेशन आउटलुक रेटिंग में केवल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को गुड रेटिंग प्रदान की गई है। कंचनजंगा कहाँ पे है? ये असम में है। ठीक है, असम में है। और फिर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 2020 से 25, इसमें गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, और फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट में सिग्निफिकेंट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। तो हमने अभी तक जो टॉपिक देखे हैं, और नेक्स्ट इसमें क्या क्या चीज़ें थी अभी तक जो हमने देखा है उसमें क्या था? वर्ल्ड विश्व संरक्षण कांग्रेस के बारे में था। ठीक है, प्रस्ताव कौन कौन से अपनाए गए, और फिर उसके बाद आईसीएन के कुछ उपकरण थे। लाल सूची वाली थी, और लाल सूची में किसको कौन कौन से जो 25 भारत के शामिल किए गए हैं, है ना, और उनकी जो अपडेट किया गया है जो स्थिति उसको, और फिर इसका ग्रीन स्टेटस, और फिर किंटन आर मिलर पुरस्कार सोनाली घोष को दिया गया था। आईसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का अध्यक्ष भारत के विवेक मेनन को बनाया गया 2025 से 29 तक के लिए आईसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर रिपोर्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शेर का मतलब नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो शेर पैंथेरा लियो के लिए पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट। ठीक है, अभी जो ग्रीन स्टेटस रिपोर्ट आईसीएन जारी करता था उसी तरीके से ये जो एशियाई शेर है उसका ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जारी किया है। ठीक है, और किसने जारी किया है ये? अब यही डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ग्रीन स्टेटस असेसमेंट कौन जारी करता है? ये आईसीएन जारी करता है। ठीक है, और ये प्रथम ग्रीन स्टेट असेसमेंट के बारे में क्या है? शेर का ग्रीन स्टेटस, इनकी आबादी काफ़ी हद तक लार्जली डिप्लीटेड है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है एशियाई शेर के बारे में हमने कौन सा कथन सही है। इसको आईसीएन की ग्रीन स्टेटस में लार्जली डिप्लीटेड श्रेणी में शामिल किया गया है। विलुप्त क्षेत्र कौन कौन से हैं? शेर उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी एशिया में विलुप्त हो चुका है। संरक्षण सफलता पश्चिम दक्षिण मध्य अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका तथा भारत के कुछ हिस्सों में किए गए प्रयासों से इनकी विलुप्त को रोकने में मदद मिली है। अब देखिए एशियाई शेर जो है इसकी जो स्थिति है वो क्या है? डब्ल्यूपीओ 1972 में इसको अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है, और आईसीएन की जो रेड लिस्ट होती है उसमें वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया है इसको। ठीक है, लेकिन अब जो अपडेटेड किया गया था 2023 में 22 में, शायद उसको नीट अटेंड करिए, अभी देखते हैं आगे। तो अब देखिए एशियाई शेर के बारे में, और एशियाई शेर और अफ्रीकी शेर के मध्य तुलना करें तो एशियाई शेर जो है भारत के केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भारत के केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जबकि ये अफ्रीकी शेर अफ्रीका उप सहारा अफ्रीका सवाना और घास के मैदान में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका आयल जो है शेर के गले पर जो बाल है वो कैसा होता है? जो अब एशियाई शेर है उनका छोटा होता है, गहरा और विरल आयल होता है। ठीक है, इससे कान स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आप देखिए जो शेर है ये, इसके कान स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। ठीक है, इसके कान स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, जबकि यही उनके जो अफ्रीकी वाले शेर हैं तो ये बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, और फिर इसमें कान भी लग जाता है इसका। ठीक है, और फिर ये जो एशियाई शेर है इसका इनकी जो त्वचा है निर्धारित है जो पीठ के साथ चलती है, ये इनकी सामान्य विशेषता है, जबकि इसमें अंदर तह नहीं होती है। इसमें जो अफ्रीकी शेर है, अफ्रीकी शेरों से थोड़ा छोटा होता है इनका आकार, मतलब ये जो एशियाई शेर होते हैं इनका आकार थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, और फिर
जबकि वो आमतौर पर बड़े होते हैं। कोई अब आप देखेंगे कि एक नई चीज़ की इसमें जो अब ये जो एशियाई शेर होते हैं ना, एशियाई शेर अधिकतर अकेले रहते हैं। वो मादा के साथ सिर्फ़ मतलब यौन संबंध बनाते हैं उस समय, और जब कभी लंबा शिकार बड़ा शिकार करना होता है तब जा कर के साथ रहते हैं, नहीं तो सिर्फ़ ये जो मतलब एशियाई शेर हैं ये अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अकेले दिखेंगे आपको। ठीक है, ये भी विशेषता है। और कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती, ये तो इनकी कोई मतलब कभी भी ये प्रजनन करते हैं जैसे इंसान है ना? और देखिए एक संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट प्लान घोषणा 15 अगस्त 2020 को की गई थी। और देखिए वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत दिए गए संशोधनों के अनुसार साइट्स के 25वें अपेंडिक्स के अंतर्गत आने वाली प्रजातियों को अभिषेक सूची की अनुसूची 4 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अच्छा, इससे संबंधित एशियाई शेर से संबंधित और क्या सुर्खियाँ हैं कि वर्धा वन्यजीव अभयारण्य को आजकल एक तरह से विकल्प के तौर पर जो गिर नेशनल पार्क है उसके विकल्प के तौर पर अब देखा जा रहा है कि वर्धा शेरों की एक पर्यावास दूसरे पर्यावास के रूप में उभर रहा है। ये गुजरात के पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिले में है। गोरल, बबूल, घाव, रायन, बेर, जामुन, अमल, दुर्लभ आदि पाए जाते हैं वनस्पतियाँ। सांभर, चीतल और चिंकारा आदि हैं। सांभर जो है ये रात्रिचर जीव है। अब देखिए हमने जो ये चीज़ें पढ़ी अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए शेर से संबंधित जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले में, देखिए एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ये कथन सही है क्योंकि एशियाई शेर जो है अभी हमने देखा था कि सिर्फ गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, ये कथन गलत है क्योंकि ये मतलब जावा सुमात्रा में भी पाए जाते हैं ऐसे। ठीक है, इंडोनेशिया में भी और दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, तो ये दोनों ऊपर जाएंगे और एक इस तरीके से पहला वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, और फिर इसी से संबंधित देखिए एक ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे एशियाई शेर के बारे में। अभी देखिए नया आया है 2024 का क्वेश्चन था ये। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। अभी हमने वहाँ पे देखा था, ये मैगजीन में कवर था कि सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है, कभी भी ये प्रजनन कर सकते हैं। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। ठीक है, चीता दहाड़ता नहीं है। तो पहली चीज़ तो कथन सही है कि सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती, पहला ऑप्शन सही है। और यहाँ पे हम देखें कि नर सिंह से भिन्न नर तेंदुआ गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। ठीक है, नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह के द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। यह ऑप्शन गलत होता है क्योंकि मतलब जो भी बिल्ली की प्रजातियां हैं लगभग इस तरीके से मतलब देखिए एक तो निगेटिव जो मतलब निगेटिव जो सेंटेंस होता है अक्सर गलत होते हैं। ठीक है, क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, तो तीसरा जब गलत होगा तो सारे ऑप्शन कट जाएंगे। और फिर ये अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों में से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। ठीक है, चीता नहीं दहाड़ता। अब देखिए यहाँ से हमने अभी तक तीन चीज़ें पढ़ी कि जो एशियाई शेर हैं वो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, वो बात सही है, इंडेमिक प्रजाति है एक तरीके से। दूसरा, सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं है, दो ऑप्शन मिल गया। अब तीसरी जो हमें ऑप्शन मिला है वो ये कि ये अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। अब चीता दहाड़ता नहीं है, शायद यही ये वाला स्टेटमेंट आगे चल कर के किसी वर्ष यूपीएससी मतलब किसी क्वेश्चन में डाल दे, चीता दहाड़ता नहीं है। ठीक है और फिर तेंदुए जो हैं नहीं इसको तो मान नहीं। ठीक है, ये भी मतलब स्टेटमेंट यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पीवाईपी का यही फ़ायदा है कि हम अगर पीवाईपी के जो स्टेटमेंट याद है अगर हमें, तो फिर मतलब किसी भी क्वेश्चन में वो चीज़ें एक आध दो मतलब स्टेटमेंट में आ सकते हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अभी यूनेस्को का विश्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व।
ठीक है। हाल ही में यूनेस्को ने 26 नए स्थलों को विश्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया है। इनमें भारत का हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। मतलब यूनेस्को की जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क है उसमें भारत का हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल शामिल किया गया है। ठीक है, शीत मरुस्थल यहाँ पे है। इसको 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व समय घोषित किया गया था भारत में। ठीक है। अब देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व कुल मिला के भारत में है 19 है इस वक्त। ठीक है। और भारत की जो ये अ, भारत के जो बायोस्फीयर रिजर्व जो कि विश्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल है वो कुल मिला के कितने अब हो चुके हैं, 13 हो चुके हैं। ठीक है, शीत मरुस्थल को मिला करके। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि WNBR क्या है। विश्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और इसे इनका प्रबंधन यूनेस्को के मैब के प्रोग्राम के तहत किया जाता है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत किया जाता है इसकी। ठीक है। WNBR की स्थापना 1976 में हुई थी और प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंधन मैन के द्वारा किया जाता है। मैब के प्रोग्राम के तहत किया जाता है। मैप कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? मैप कार्यक्रम 1971 में शुरू किया गया था। ये एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार करना। ठीक है। अब इस नामांकन के बाद भारत में कुल 13 जीवन राशि क्षेत्र हो चुके हैं। अब वो कौन कौन से, अभी मैं देखता हूँ इसको। मध्य अफ्रीकी द्वीपी से अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी सी न्यूज़ है कि मध्य अफ्रीकी द्वीपी राष्ट्र साओ टोमो साओ टोमो साओ टोमो प्रिंसिप साओ टोमो प्रिंसिप ये क्या है कि विश्व का पहला देश बन गया है जो अपने पूरे क्षेत्र को जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। ठीक है। और यहाँ पे मैप के तहत कैसे आरक्षित क्षेत्र नामित किए जाते हैं? नामित करने वाली संस्था क्या है? मैप अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के निर्णयों के अनुसार यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नामित किए जाते हैं। और उपयुक्त कार्यप्रणाली क्या है? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के लिए सेविलियन रणनीति को अपनाया जाता है। और प्रस्ताव क्या है? यूनेस्को के सभी सदस्य राष्ट्र और सहयोगी सदस्य अपनी ओर से किसी स्थल को नामांकन करने के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है? नामांकन के बाद भी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस देश के संप्रभु क्षेत्र में रहता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं किसी कि नामांकन के बाद वह जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूएन के अंदर आ जाता है। ऐसा नहीं होता है, उसकी उस देश के संप्रभु क्षेत्र में ही रहता है। ठीक है। और सदस्य राष्ट्र मैप के सचिवालय को सूचित करके किसी जीवमंडल क्षेत्र को नेटवर्क से हटा भी सकते हैं। वो चाहे तो अपना मतलब जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र से इसको हटवा भी सकते हैं। आवधिक समीक्षा क्या है? प्रत्येक 10 वर्ष में समीक्षा की जाती है ताकि वह कार्य प्रबंधन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके। और यदि कोई जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र आवश्यक मान को पूरा नहीं करता है तो उसकी मान्यता वापस ली जा सकती है। ठीक है। अब देखिए न्यूज़ जो है ये हमारा जो अभी शामिल किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व। मिला जुला करके भारत में 19 बायोस्फीयर रिजर्व है ना। अब उनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो कि यूनेस्को में शामिल है? वो कुल मिला करके 13 उनके उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा इसमें कौन कौन से हैं, तो जो पहला था नीलगिरी। ठीक है। इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो कि उसमें शामिल हैं मैप में, मतलब यूनेस्को में शामिल है? ये नीलगिरी हो गया। ठीक है, नीलगिरी हो गया। और फिर मन्नार की खाड़ी हो गया, दो। ठीक है। अगस्त मलाई को इसको 2016 में शामिल किया गया था। और फिर उसके बाद सिमलीपाल, सुंदरबन और फिर नाकरेक जो कि मेघालय में है। और फिर इधर जो है कंचनजंगा कंचनजंगा है। ठीक है। और फिर आगे देखेंगे तो आगे आगे इधर कंचनजंगा के बाद कौन सा है? अब शीत मरुस्थल हो चुका। और फिर इधर नंदा देवी था। और इधर यहाँ पे पंचमढ़ी। हाँ, पंचमढ़ी है और पन्ना, ये दोनों मध्य प्रदेश के जो पंचमढ़ी और पन्ना ये दोनों हैं। ठीक है। तो कौन कौन से हो चुके यहाँ पे? कौन कौन से हैं जो कि मतलब यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं? नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी और सिमलीपाल, 1 2 3। और फिर उसके बाद सुंदरबन, नाकरेक, फिर उसके बाद कंचनजंगा, शीत मरुस्थल, नंदा देवी और फिर ये पंचमढ़ी पन्ना। ठीक है। और फिर अचना कमार जो कि
ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के 13 ऐसे हैं जो कि जीवमंडल रक्षित क्षेत्र जो कि यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। वैसे भारत में कौन कितने हैं, कुल मिलाकर के 19 हैं। उन सभी का नाम आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या करके आप सभी को अगर देखें हम, शीत मरुस्थल क्या है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और फिर कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में है। मानस डिब्रू सैखवा असम में, असम में है दोनों, मानस और डिब्रू सैखवा दोनों हैं असम में। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। नाकरिक जो है कि मेघालय में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। नीलगिरी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में है। अगस्त्य हिमालय ये कलिकट और केरल में है। और फिर उसके बाद अचनाकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में मिला के अचनाकमार है। और पन्ना पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में है। और कच्छ जो है गुजरात में। ये बायोस्फीयर रिजर्व थे। नेक्स्ट जो है शीत मरुस्थल। ये शीत मरुस्थल जो है इसके बारे में देखें तो ये उत्तर में, ये उत्तर ये है शीत मरुस्थल का विस्तार, विस्तार क्या है, हिमालय क्षेत्र में है। यह उत्तर में लद्दाख, लेह और कारगिल क्षेत्रों से लेकर दक्षिण में किन्नौर, हिमाचल प्रदेश की स्पीति जिले तक विस्तृत है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि यूपीएससी में, ये यूपीएससी में न्यूज पूछी जा सकती है कि ये जो शीत मरुस्थल का विस्तार, मतलब शीत मरुस्थल के बारे में लिखने में कौन सा कथन सही है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन का आया हुआ है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको डेजर्ट के बारे में। एक एक क्वेश्चन इसी तरह का आया हुआ है पिछले सालों में। कंजूशन और फिर देखिए राष्ट्रीय, हाँ, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कथन विचार कि यह 2 जिलों में विस्तृत है। ये तो मान लीजिए वहाँ का डेजर्ट, क्या नाम है, राजस्थान का जो है उसके बारे में था, ठीक है। ये 2 जिलों में विस्तृत है। उद्यान के अंदर कोई मानव का आवास स्थल नहीं है, न ग्रेट इंडियन बस्टर के प्राकृतिक आवासों में से एक है। तो इस तरीके से अब इसी तरीके का क्वेश्चन अभी बात सही थी कि ये जैसलमेर और बाड़मेर जिले में विस्तृत था, जिसे भारत सरकार का 1980, हाँ ठीक है, 1980 के में स्थापित किया गया था। और तीसरी बात थी ग्रेट इंडियन बस्टर के प्राकृतिक आवास में था। और उद्यान के अंदर कोई मानव स्थल नहीं है, ऐसा तो कोई होता नहीं, कोई ना कोई स्थल जरूर होते हैं, कोरोना का स्थान। तो इसी तरीके से इसमें पूछा जा सकता है कभी, है ना, शीतमल स्थल के बारे में भी पूछा जा सकता है जैसे उसमें पूछा गया। तो इसलिए ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा सकता है कि ये कौन कौन से ज़िलों में शामिल है, इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ठीक है। लद्दाख के लिए और कारगिल ज़िले, नहीं उत्तर में लद्दाख, लेह एवं कारगिल ज़िलों से लेकर लेह एवं कारगिल ज़िले 2 ज़िले हैं इसमें लद्दाख के, ठीक है। लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसके 2 ज़िले। अब इसमें देखिए कहेगा 2 ज़िलों में शामिल है, तो नहीं, इसमें 3 ज़िले हो जाएंगे, लेह कारगिल। और फिर दक्षिण में किन्नौर, किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश का ज़िला है, ठीक है। ये प्रदेश की स्पीति घाटी व किन्नौर ज़िले, है ना, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी व किन्नौर ज़िले तक विस्तृत है। ये ये भारत का उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल जीवमंडल राष्ट्रीय क्षेत्र है। मतलब पूछा जा सकता है कि भारत में का उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा, मतलब कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, वो शीत मरुस्थल जीवमंडल है। और शीत मरुस्थल के हिमाचल प्रदेश में स्थित भाग को यूनेस्को के WNBR में शामिल किया गया, जो कि शीत मरुस्थल सूचक क्षेत्रों में से एक है। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात जो खबर है ये है कि पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए होता क्या है ना कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि ये पूछा जा सकता है कि ये डायरेक्टली पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान किसका पार्ट है, मतलब कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। शीत मरुस्थल का पार्ट है ये, ऐसे मतलब ऑप्शन में, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप का आया था 2019 में आसपास, ठीक है। जो एक जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही की वही सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो था वो न्यूज में था, तो उसको पूछा गया था कि किस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये, है ना, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो ऐसे ही इसको भी पूछा जाता है कि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किसका पार्ट है ना, बायोस्फीयर रिजर्व का है। यह शीत बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार किन किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के चंद्रताल तथा सरचू एवं किब्बर वन्यजीव अभयारण्य तक, ठीक है।
तिब्बत वन्यजीव अभयारण्य तक, ये हमें ध्यान रखने वाली है। यूपीएससी में यही मतलब बातें इंपॉर्टेंट है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रताल, स्टैचू और किन्नर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। और कौन कौन से जिलों में? लद्दाख और मतलब कौन कौन से यूनियन टेरिटरी में? एक लद्दाख में और दूसरा हिमाचल प्रदेश में है। और जिले कौन कौन से? लेह लद्दाख कारगिल के जिले, और फिर इधर किन्नौर, ठीक है, स्पीति, घाटी तक विस्तृत है। और फिर में चरम जलवायु दशाएं पाई जाती हैं यहाँ पे। इस प्रकार हिमालय की पवन विमुख ढलान पर अवस्थित है, जो वृक्ष छाया क्षेत्र बनाता है, बहुत अधिक ऊंचाई पर है। और बौद्ध संस्कृति का प्रभुत्व है इसमें। ये गोम्पा बौद्ध मठ है यहाँ पे, चोरटन है, विशेष प्रकार के स्तूप हैं और मणि दीवारें हैं, ठीक है। लद्दाख के बौद्ध मंत्रोच्चार यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है इससे पहले, ठीक है। और पारिजात कौन से हिमती दुआ पाए जाते हैं? हिमालयन आइबेक्स और नीली भेड़ और हिमालयन भेड़िया गोल्डन आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम WPO 1972, ये क्यों चर्चा में था? हाल ही में केरल ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम WPO 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। वन्य जीव संरक्षण केरल द्वारा संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले वन्य जीवों का वध करने की प्रक्रिया को सरल बनाना था, ठीक है। क्योंकि कुछ वन्य जीव ऐसे होते हैं जो कि मानव जीवन के लिए खतरा हो जाते हैं, तो उनको वध करने के लिए, क्योंकि कोई ऐसे भी वन्य जीव को कोई मार नहीं सकता है, तो कैसे उनकी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ये केरल ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया है। ये यूपीपीसी से पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि कौन सा मतलब राज्य है जिसने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया है, करने वाला पहला राज्य बना है, वो कौन सा है? केरल बना है, ठीक है। तो अब WPA के बारे में क्या था कि WPO 1972 के बारे में ये क्या करता है कि जंगली जानवरों, पक्षियों, वनस्पतियों की सुरक्षा संबंधी मामलों का प्रबंधन सुनिश्चित करता है ना, ताकि राष्ट्र की पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसमें 4 अनुसूचियाँ हैं, 2022 में इसे संशोधन किया गया है। पहली अनुसूची जो कि सब उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त है वन्य जीव, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। और चौथी वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकलित प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साइट्स के तहत सूचीबद्ध प्रजातियाँ हैं ना, इसमें शामिल हैं। चौथे में साइट्स के तहत जो प्रजातियाँ हैं वो अनुसूची 4 में शामिल हैं। ये 2022 में संशोधित किया गया था। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, जो कि राज्य वन्यजीव बोर्ड और केंद्रीय चिड़ियाघर और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जैसे संस्थागत निकायों की स्थापना में संबंधित प्रावधान करता है ये WPA, ठीक है। और धारा 11-12 के तहत दिए गए प्रावधानों के संबंध में बीचियों को छोड़कर यह अधिनियम अनुसूची 1, 2, 3, 4 में सूचीबद्ध किसी भी जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगाता है। धारा 11-12 क्या है कि ये जो वार्डन होते हैं वहाँ के, है ना, वार्डन जो होते हैं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, उनको कुछ विशेष शक्तियाँ रहती है कि मतलब उनकी परमिशन के बाद ही कोई मतलब जानवर को, अगर मान लीजिए जैसे कोई ऐसा जानवर है कि जो पीड़ित है मतलब किसी रोग से, या फिर कोई मतलब कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कोई ज़रूरत पड़ गई है ऐसी, तो और फिर मान लीजिए कोई ऐसा बीमारी हो गई उसको, किसी जानवर को, तो इसकी वन्य जीव प्रतिपालक की परमिशन से उसको मारा जा सकता है, ठीक है। ये धारा 11 और 12 के अंतर्गत है। ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है इस पे। धारा 11-12 अभी मैं दिखाता हूँ इसको। धारा 11 और 12 कुछ मामलों में विशेष उद्देश्यों के लिए जंगली जानवरों की शिकार की अनुमति देता है। वन्य जीवों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा के लिए क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व हेतु घोषित करने का प्रावधान करता है ये मतलब 1972 जो अधिनियम है, कि इसी के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व घोषित करने का प्रावधान बताए गए हैं। अनुसूची 1 के वन्य जीवों को हस्तांतरण के लिए केंद्र सरकार से और किसी अन्य जीव के लिए राज्य सरकार से पुनर्नुमति प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। अनुसूची 1 में बताया गया है कि मान लीजिए किसी वन्य जीव को हस्तांतरण करना है तो केंद्र सरकार से और किसी अन्य वन्य जीव को, मतलब अनुसूची 1 से अगर मान लीजिए वन्य जीव मतलब अनुसूची 1 में जो वन्य जीव हैं उनको अगर हस्तांतरित करना है तो केंद्र सरकार से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, और कोई और वन्य जीव है तो उनको राज्य सरकार की पूर्वानुमति देना अनिवार्य है। और इसे कौन रद्द कर सकता है? ये मौपी मतलब यह पर्यावरण वन मंत्रालय की अनुमति को रद्द करने का अधिनियम सुरक्षित रखता है।
सुरक्षित रखता है। ठीक है, और देखिए इस पे कैसा क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ, यहाँ पे देखिए, वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार कीजिए। वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। एकमात्र सरकार की संपत्ति है। ठीक है, ये तो विचार कीजिए कौन से कथन सही है। वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। ठीक है, और किसी की संपत्ति नहीं। वन्य जीव जो है ये सरकार की संपत्ति है। ये कब एक बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बाघों सहित जंगली जानवरों को सभी उद्देश्यों के लिए सरकारी संपत्ति माना जाना चाहिए। ठीक है, और देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो वह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है तो वो, भाई सही बात है, अगर संरक्षित हो चाहे वो संरक्षित क्षेत्र में चाहे बाहर, उसको वो दर्जा मिलेगा ही मिलेगा। और किसी संरक्षित क्षेत्र वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका में उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। किसी संरक्षित वन्य जीव की मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है, ऐसी बात नहीं है ना। किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने पर ऐसी बात नहीं की गई है। यहाँ पर जो संरक्षित, देखिए संरक्षित वाले जो है ना, उनको नहीं, सिर्फ धारा 11 मतलब 11 और 12 को छोड़ करके। और जबकि संरक्षित जो है, जैसे संरक्षित मतलब कि जो मतलब कि ये अनुसूची 1 2 3 4 हैं, इनको इनको नहीं किया सकता है। सिर्फ धारा 11 12 के तहत मुख्य मतलब कुछ विशिष्ट स्थितियों में जैसे मानव जीवन के के लिए अनुसूची 1 और 2 के अंतर्गत आने वाले जंजीरों के शिकार की अनुमति दे सकते हैं। किसी भी जंगली जानवर पर शिकार को रोक लगाता है। धारा 11 12 के तहत किए गए प्रावधानों के संबंध विषयों को छोड़कर यह अनुसूची ये मतलब देखिए इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कि इसके पर्याप्त आधार है। किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका, फिर देखिए यहाँ पे जो बात की गई ना, सिर्फ आशंका उस जीव का पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार, ये आशंका की वजह से ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर सिर्फ आशंका ही नहीं, अगर मान लीजिए वो खतरा बन चुका है तब जा करके उसकी वार्डन की अनुमति से ये हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। इसलिए एक और दो सही होता है। तो ऐसे देखिए क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए एक एक पॉइंट जो भी हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं इस मैगजीन में, वो सारी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वो है जैविक विविधता। जैविक विविधता संसाधनों और उनसे संबद्ध ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का उचित और न्यायसंगत साझा कर विनियमन 2025। ये क्या हुआ, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने जैविक विविधता, जैविक संसाधनों और उनसे संबद्ध ज्ञान तक पहुंच और लाभों को उचित और न्यायसंगत साझा कर विनियमन 2025 शीर्षक से नियम जारी किए हैं। तो ये नियम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, जैव विविधता पहुंच और लाभ साझा कर विनियमन 2025। उद्देश्य क्या है कि जैविक संसाधनों, बायोस्फीयर मतलब जैविक संसाधनों, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और इनसे संबंधित ज्ञान के उपयोग में से प्राप्त लाभों को न्यायोचित रूप से साझा करने के लिए तरीके को विनियमित करना। ये नियम जैव विविधता अधिनियम बीडीए 2002 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए के द्वारा अधिसूचित किए गए इन नियमों ने 2014 में जारी दिशा निर्देशों का स्थान लिया है। ये पूछा जाता है कि मतलब किसका स्थान लिया है, 2014 में जो जारी दिशा निर्देश है उसका स्थान लेगा। मुख्य बिंदु क्या है, डिजिटल अनुक्रम जानकारी, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन हाल ही में चर्चा में है था। ये किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है कि ये नियम रचित जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के साझा करने के तरीकों को स्पष्ट करने से है। डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो जैविक संसाधनों के उपयोग से जो लाभ अर्जित किए जाते हैं उनको साझा करने के तरीकों को स्पष्ट करने से संबंधित है डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, और डिजिटल अनुक्रम जानकारी क्या है, ये एक नीतिगत शब्दावली, मतलब कि ये स्पष्ट किया है यहाँ पे, ये नीतिगत शब्दावली है। इसका उपयोग आनुवंशिक संसाधनों का डिजिटल रूप से उपलब्ध जानकारी के लिए किया जाता है। इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन अनुक्रम जैसे
जीनोमिक डेटा शामिल होते हैं। तो यूपीएससी में अगर पूछना होगा तो ये पूछा जाएगा डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन खबरों में रहा है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे यूपीएससी के लिए। दूसरी जो यहाँ पे मुख्य बिंदु कौन कौन से थे जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरी क्या है, पूर्व सहमति, जैविक संसाधनों की प्राप्ति उपयोग के लिए इच्छुक व्यक्ति उद्योग को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की पूर्व सूचना की मंजूरी लेनी होगी। अब देखिए इसमें जो नियम बनाए गए हैं ना, पूर्व सहमति किसकी लेनी होगी, ये एनबीए की अनुमति लेनी होगी। एनबीए मतलब राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। यह प्रावधान जैव विविधता अधिनियम 2002 के अधिनियम असूचित कर्षित औषधि पौधों की प्राप्ति या उनके उपयोग पर लागू नहीं होगा। किसके ऊपर नहीं लागू होगा, कर्षित औषधि पौधों की प्राप्ति या उनके उपयोग पर। किसके अधिनियम मतलब जो एनबीए 2002 के तहत सूचित है, कर्षित औषधि पौधों की प्राप्ति। कर्षित मतलब वार्षिक कारोबार के आधार पर लाभ का साझाकार स्लैब निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, ये सब नहीं पूछे जाएंगे। उच्च मूल्य वाले जैविक संसाधनों के लिए लाभ का साझाकर नीलामी बिक्री मूल्य से प्राप्त आय में 5% कम नहीं होनी चाहिए। ये पूछा उच्च मूल्य वाले जैविक संसाधन जो हैं, जैसे लाल चंदन है, आरवुड है, अगरवुड है, इनके लिए लाभ साझाकर नीलामी अथवा खरीद मूल्य से प्राप्त आय के 5% से कम नहीं होनी चाहिए। और वाणिज्यिक उपयोग में के मामले में यह राशि कितनी होनी चाहिए, 20% से अधिक हो सकती है। लेकिन जो उच्च मूल्य वाले जैविक संसाधन हैं उनमें 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जबकि वाणिज्यिक वाले कितने हैं, 20% से अधिक हो सकती हैं। अनुसंधान के लाभों का अंतर जैसे गैर बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर उपयोग आपसी सहमति के अनुसार एनबीए के साथ साझा किए जाएंगे। ठीक है, और देखिए ये क्या है कि पहुंच और लाभ साझाकरण, ये डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि पहुंच और लाभ साझाकरण से खबर रहा किससे संबंधित है, एबीएस क्या है। ठीक है, यह तंत्र निर्धारित करता है कि जैविक और आनुवंशिक संसाधनों तक कैसे पहुंच की जाए। ठीक है, जैविक और आनुवंशिक संसाधन कैसे पहुंच की जाए और उनके उपयोग से होने वाले लाभों का संसाधन प्रदान करने वाला उपयोगकर्ता के बीच न्यायसंगत एवं समान रूप से कैसे साझा किया जाए। रूपरेखा क्या है, सीबीडी के तहत रूपरेखा तय की गई है इसकी। बांध दिशा निर्देश 2002 में स्वैच्छिक दिशा निर्देश दिए गए हैं। नगोया प्रोटोकॉल क्या था कि 2010 में यह जैविक जैव विविधता विषय के अंतर्गत विधिक रूप से बाध्यकारी पूरक समझौता था। नगोया प्रोटोकॉल का सीबीडी के अंतर्गत विधिक रूप से बाध्यकारी पूरक समझौता है। इसका उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का न्यायसंगत और समान वितरण सुनिश्चित करना है। नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है, आनुवंशिक ध्यान रखिएगा, नगोया मतलब आनुवंशिक ध्यान रखिएगा, बस कहीं भी आए अगर तो ये आनुवंशिक, क्योंकि एक और है रासायनिक हथियार वो है, तो दूसरा कोई है तो जैसे बसर कन्वेंशन है, तो उन सब पे कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए प्रोटोकॉल नगोया प्रोटोकॉल समझिए, आनुवंशिक ध्यान रखिए, नगोया आनुवंशिक। 2024 में सीबीडी पर पक्षकारों के 16वें सम्मेलन में डिजिटल अनुक्रम के उपयोग के लिए बहुविजित तंत्र को अपनाया गया था। अभी क्या किया गया था कि ये डिजिटल अनुक्रम जानकारी की, ये मुझे लगता है डिजिटल अनुक्रम जानकारी ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है किसी न किसी रूप में। ठीक है, यही शब्दावली आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वाले टॉपिक में यह है डिजिटल अनुक्रम जानकारी। ये कब अपनाया गया था, 16वें सम्मेलन COP16 में, COP15 नहीं COP16, ये CBD के ये 2024 में जो हुआ था उसमें। ठीक है, और फिर जैव विविधता सीबीडी क्या है कि एक अंतर सरकारी संधि है 1992 में, और 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास के रियो में अपनाया गया था। 104 में सदस्य हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 अधिनियमित किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक देश पक्षकार राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना तैयार करना अनिवार्य है। 3 प्रमुख लक्ष्य जैव विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का संधारणीय उपयोग और लाभों का न्यायसंगत और समान वितरण। प्रमुख प्रोटोकॉल कौन है, कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2003, और पहुंच और लाभ हस्तांतरण एबीएस पर नगोया प्रोटोकॉल। एबीएस पर कौन सा, नगोया प्रोटोकॉल 2014। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पहुंच और लाभ साझाकरण पर नगोया प्रोटोकॉल 2024। ठीक है, पहुंच और लाभ पर नगोया प्रोटोकॉल, ये क्वेश्चन आ सकता है अगर आएगा तो। ठीक है, और हमारी जो अभी मैंने बोला था डिजिटल क्या सीक्वेंसिंग वाला जो है, ठीक है, डिजिटल सीक्वेंसिंग के लिए ये था जानकारी। अभी दिखाता हूँ फिर से। अच्छा, देखिए कार्यान्वयन कौन कौन सी की करते हैं, कानूनी अधिनियम को संवैधानिक निकायों की निम्नलिखित त्रिस्तरीय प्रणाली के माध्यम से लागू किया जाता है। ये एनबीए द्वारा केंद्र स्तर पर, और एसबीएस राज्य स्तर पर, और फिर समितियाँ मतलब जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ
ये स्थानीय स्तर पर लागू करते हैं। अब देखिए हमने जो कुछ क्वेश्चंस लिए हैं यूपीपीसी इसमें कैसे कुछ क्वेश्चन देखिए मतलब इस इन्वायरमेंट की जो मतलब कोई भी टॉपिक है उसको पढ़ने पढ़ते वक्त हमें कुछ अपने से ऐड करनी होंगी चीज़ें। जैसे देखिए जो इस क्वेश्चन है कैसा उपयुक्त में से जीव और बच्चियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर। अब जो भी न्यूज़ में है अगर मान लीजिए कोई प्रजाति तो उसके बारे में सिर्फ हमें उसका आईसीएन स्टेटस रटने से नहीं काम चलेगा, है ना? ये तो आईसीएन स्टेटस लोग रटते हैं, है ना, सब चीज़ों का। लेकिन मुझे लगता है 1-2 बार केवल पूछे गए हैं ऐसे। 2014 के आस-पास शायद एक बार पूछा गया था क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन-सी है, मतलब प्रजाति है। उसके बाद कभी नहीं पूछा गया ये चीज़। और लेकिन उनकी बात प्रजातियों की विशेषताएँ आपको ध्यान रखना होगा। जैसे उनकी जो अ, मतलब रहन-सहन है, कहाँ पे रहते हैं, वो रात्रिचर्या में मतलब खाते-पीते कहाँ हैं। तो ये सब चीज़ें जानकारी हमें रखना होगा। जैसे जैसे इसमें जो है जॉग जॉग, हेग्जांग और सैलमूसक मारमाट और वज्रसल्क पेंगुलिन इनमें से कौन-सा लपेट के अपना सुविध अंगों की रक्षा करते हैं। तो ये आप देखिए पेंगुलिन जो है इसको आप देखे होंगे तो गोल-गोल बन जाता है ना? तो ये तो मान लीजिए ठीक है। और दूसरा चीज़ कौन-सा है हाँ, ये हेजांग जोक के बारे में जोक मुझे एक तो जोक जोक के बारे में बात की गई है। एक जोक को जब आप मारेंगे अब देखिए जो जोंक जो भैंस उसको लपेट लेते भैंस को पकड़ लेते हैं जब पानी में जाती है भैंस, तो फिर उसको निकालेंगे आप तो वो गोल-गोल बन जाता है, जल्दी से मरता नहीं, उसको कितना भी आप मारें ना जल्दी से नहीं मरता। तो ये दोनों ये तो मान लीजिए जो देहाती आदमी हैं उनको अच्छे से ये वाला चीज़ें कर लेंगे क्योंकि वो देख ही रहते हैं, ठीक है? और फिर और देखिए हमने इसके बाद चर्चा किया ही था। और फिर आगे चल कर के हम देखते हैं क्या ये इसकी भी हमने ज़िक्र कर लिया था ऐसे क्वेश्चन एशियाई के बारे में। और देखिए जो अभी हमने जो बात किया था कि जो शीत मरुस्थल की बात में जो हिमाचल प्रदेश में है उस पर कैसे हुई जिसके अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं। तो ठीक है ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के आसपास शायद है। तो इसी तरीके से अब उसमें पूछा सकता है कि शीत मरुस्थल जीवमंडल रिजर्व में कौन-कौन से आते हैं, है ना? तो जो अभी हम देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन घूम रहा है कौन-कौन से नेशनल पार्क हैं ये सब, है ना? तो इसी तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम अभी देखे थे, तो यहाँ पे जो हम देखे थे वैली हाँ, मतलब ये शीत मरुस्थल शीत मरुस्थल शीत मरुस्थल का मतलब शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र इसके अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल तथा सरचू गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य शामिल है, ठीक है? इसी तरीके से ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और फिर क्या है कि हाँ एशियाई शेर के बारे में हमने देख ही लिया था। और फिर नेशनल पार्क पूरी तरह से मतलब कोई भी नेशनल पार्क अगर चर्चा में है तो वो उसको उसकी लोकेशन ध्यान रखनी होगी हमें, ठीक है? और फिर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो मान लीजिए था, ये भी हमने देख लिया था। और फिर एक सरबत बची आप देखिए कोई भी प्रजाति है न्यूज़ में तो उसके मतलब उसकी विशेषता अधिकतर पूछी गई हैं, उसका आवास क्या है, एंडेमिक प्रजाति है कि क्या है, इसकी सुविधाएँ ये वाला क्वेश्चंस आया था 2023 में। मतलब देखिए ये हमारे से प्राकृतिक भारत में नहीं होते हैं, मतलब अब आप पता है तो ये है क्या? तो आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है? और फिर ये देखिए अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी प्राणी रात्रिचर है। तो ये क्वेश्चन मतलब अगर आपने कहीं पे भी पढ़ा है मतलब ये कई बार पूछा जा चुका है कि रात्रिचर वाला प्रजातियाँ तो रात्रिचर में आप इनको रट लीजिए कि मालाबार सिवेट जो है सांबा हिरण है ये रात्रिचर है ना? ये सिंह पक्षी मकाक ये दिन में जलता है, ठीक है? अब देखिए ये पूछा गया था भारत जैव विविधता प्रबंधन नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख पूंजी है। भारत जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को अमल की ये बात सही है, ठीक है? और फिर इसको जैव विविधता प्रबंधन समितियों को अपने क्षेत्राधिकार के अंदर जैविक संसाधनों तक पहुँच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति पहुँच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार हैं। जब भी हम लास्ट वाला टॉपिक पढ़े थे उससे संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है ना? ठीक है? तो यहाँ पे ये टॉपिक हम कवर किए हैं अभी लास्ट में ये वाला जैव विद्युत से संबंधित नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है? ये है।
ये वाला जो है उचित न्यायसंगत विनियमन उचित पेंशन ठीक है। ये टॉपिक से संबंधित था वो क्वेश्चन यहाँ पे आनुवंशिक रूप से ये नगोया प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही। अगले वाले जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आखिर की जो टॉपिक्स हैं एनवायरनमेंट के। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।